गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंदु कुमार जोनवाल आज फिर से आपके सामने एक बार कक्षा 8 का पार्ट नंबर 3 जो है संश्लेषित रेसे एवं प्लास्टिक, उसका वीडियो नंबर 2 देखेंगे हम बेटा। पिछले वीडियो में हमने रेसे के बारे में पढ़ लिया था, रेसे के प्रकार कितने थे ये पढ़ लिया था। इसके बाद में बहुलक के बारे में पढ़ लिया था। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि रेसे एक धागेनुमा संरचना होती है, एक धागा ही मान सकते हो, ठीक है। रेसे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम संश्लेषित या मानव निर्मित रेशा। प्राकृतिक रेशा सीधा प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे ऊन हो गई, कपास हो गया, रेशम हो गया। इसी तरीके से कृत्रिम रेशा मानव निर्मित रेशा है, संश्लेषित रेशा विज्ञान की नई नई विधियों के द्वारा मानव तैयार करता है, जिसमें नाइलॉन, रेयन, टैरलिन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद में बहुलक के बारे में बताया था कि छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर और एक लंबी या बड़ी श्रृंखला का निर्माण करती हैं, क्या कहलाता है, बहुलक। बेटा यहाँ पे इस पाठ में हमारे पास में केवल और केवल संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पाठ का नाम है संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशों के बारे में ही हमको यहाँ पे पढ़ना है, फिर उसके बाद में चलेंगे प्लास्टिक की ओर, ठीक है बेटा। तो अब हम लोगों को एक चीज़ दिमाग में क्या रखनी है वो देखो, हमको यहाँ पे संश्लेषित रेशे में सबसे पहला पढ़ना है रेयन के बारे में। कौन से के बारे में? रेयन के बारे में, कि रेयन बनता कैसे है। रेयन हमारे पास में जो रेशम के कीट से या रेशम के कीड़े से हम जो रेशा प्राप्त करते हैं उससे अच्छा क्यों है, ये सब का हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं रेयन की ओर। तो रेयन रेशम के कीट से प्राप्त करते हैं, रेशम कीट से रेशे प्राप्त करते हैं जिन्हें लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। आप लोगों को पता है कि प्राकृतिक रेशा अर्थात रेशम कीट से प्राप्त रेशे, इस रेशे को बहुत लंबे टाइम तक हमको क्या है कि रेशा प्राप्त करने के बाद में इसको सुरक्षा की दृष्टि से रखा जाता है, ताकि रेशा टूटे नहीं और चमकदार और मुलायम हो। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जब तक प्राकृतिक रेशे हमारे पास थे तब तक उनकी क्या है, सुरक्षा के लिए बहुत कड़े इंतजाम करने पड़ते थे, उनकी चमक खराब नहीं हो उसके लिए कड़े इंतजाम करने थे। लेकिन संश्लेषित रेशे अर्थात मानव निर्मित या हमारे पास में कृत्रिम रेशे आने के बाद क्या हुआ है कि विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तरक्की का मतलब कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि भी हमको कम रखनी पड़ती है, ऑटो चमक होती है इनके अंदर, ठीक है। ये कभी ख़राब नहीं होते और इनके कपड़े जल्दी धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं और इनकी चमक खराब नहीं होती। तो हम पहले रेशे का अध्ययन करेंगे रेयन के बारे में। तो बेटा देखो कि रेशम के कीड़े से जो भी हम रेशा प्राप्त करते हैं उसकी सुरक्षा लंबे समय तक करनी पड़ती है। लेकिन 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक रेशों को छोड़कर और कृत्रिम रेशों की तरफ क्या है, कदम बढ़ाया। अर्थात उन्होंने क्या है, एक सफलता प्राप्त कर ली कि कृत्रिम रेशे उन्होंने विज्ञान की नई नई तकनीकों के द्वारा बना लिए। उसमें सबसे पहला अध्ययन करेंगे हम करेंगे रेयन के बारे में। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने जो रेशम है, जो रेशम के कीट से प्राप्त होता है, उस रेशम कीट से प्राप्त रेशे के समान गुण वाले क्या इन्होंने रेशे प्राप्त कर लिए विज्ञान की नई टेक्निक से, और उसमें सबसे पहले बनाया था रेयन, ठीक है। रेयन का रेशा कैसे प्राप्त करते हैं वो देखो। रेयन का रेशा लकड़ी की लुगदी होती है ना, जिसे काष्ठ लुगदी कहते हैं। काष्ठ लुगदी मतलब जो लकड़ी का बुरादा होता है उसकी लुगदी बनाई जाती है, अर्थात जैसे हम कागज़ को गलाते हैं और कागज़ की लुगदी बन जाती है, उसी तरीके से रेयन को बनाने के लिए काष्ठ लुगदी को तैयार किया जाता है। और काष्ठ लुगदी के ऊपर रासायनिक क्रियाएं की जाती है। क्या की जाती है? रासायनिक क्रिया। वो आगे क्रिया बताऊंगा कैसे होती है। इससे पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि काष्ठ लुगदी के द्वारा रासायनिक उपचार के माध्यम से हम रेयन प्राप्त करते हैं। यह रेशा सस्ता होता है और रेशम से क्या होता है, अच्छे तरीके से बुना जा सकता है। कि रेयन वाला रेशा है ये हमारे पास में एक तो सस्ता होता है, दूसरा रेशम जिस तरीके से बुनते हैं उसी तरीके से रेयन को भी हम आसानी से बुन सकते हैं, मतलब इसके भी अच्छे से हम कपड़े बना सकते हैं। कैसे प्राप्त होता है वो देखो। ये 4 लाइन क्लियर हुई आपको। पहली लाइन कहना चाहती है कि रेशम कीट से जो धागे हमको रेशे प्राप्त होते थे, वो रेशे हमारे पास में लंबे समय तक सुरक्षा के दृष्टि से रखे जाते थे कि खराब ना हो। इसके बाद में 19वीं शताब्दी में हमारे पास में प्राकृतिक रेशों को छोड़कर कृत्रिम रेशों की तरफ वैज्ञानिकों ने उपलब्धि हासिल की, और उसमें सबसे पहले बनाया रेयन का। रेयन का रेशा काष्ठ लुगदी अर्थात लकड़ी की लुगदी के द्वारा तैयार होता है। उसको केमिकल रिएक्शंस अर्थात रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक उपचार के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
ये कैसे प्राप्त किया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या किया जाता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का मतलब क्या होता है बेटा वो देखो, इसमें सेल्यूलोज का मतलब क्या होता है, लकड़ी की लुगदी, लकड़ी की लुगदी, कागज की लुगदी, मतलब कागज को गला लिया। ठीक है, एक तरह से ऐसे दिमाग में रखना है, कागज को क्या कर लिया, गला लिया। ठीक है, कागज को जब गला लिया जाता है तो उसके अंदर सेल्यूलोज के अंदर क्या किया जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड, ये दोनों सूत्र किस किस के लिखे हुए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड के सूत्र लिखे हुए हैं। ध्यान रख लेना कि सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो हमारे पास में प्राप्त होता है एक गाढ़ा द्रव। क्या प्राप्त होता है, गाढ़ा द्रव। और इस गाढ़े द्रव को हम कहते हैं विस्कोस। क्या कहते हैं बेटा, विस्कोस। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, विस्कोस किसे कहते हैं, तो आप लोगों को क्या बोलना है कि सेल्यूलोज को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन के साथ में मिलाया जाता है तो हमको एक गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है। उस गाढ़े द्रव को ही हम कहते हैं विस्कोस। क्या कहते हैं, विस्कोस। अब आप लोग देखो, बेसन होता है, बेसन को हम क्या है, गाढ़ा गूंथ लेते हैं, गूंथने के बाद में उसकी क्या है, नमकीन बनाते हैं। तो नमकीन को क्या करते हैं, हम जालियों में होकर निकालते हैं। उसी तरीके से ये विस्कोस होता है। विस्कोस भी क्या होता है, गाढ़ा द्रव होता है। और फिर इसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे छिद्रों में होके, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, नोट डाउन कर लीजिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर होके इसको सूक्ष्म छिद्रों के अंदर होके निकाला जाता है। मतलब कुछ जालीनुमा संरचनाएं होती हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है, उसको विस्कोस को रगड़ा जाता है जालियों के ऊपर, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर इनको डुबो दिया जाता है, जिससे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डुबोने से इनके अंदर चमक आती है, ये मुलायम अर्थात सॉफ्ट हो जाते हैं और लंबे रेसे बनते हैं। तो इस प्रकार हमको रेयॉन प्राप्त होता है। शॉर्टकट बता रहा हूँ, दोबारा देखिए। रेयॉन का रेशा सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड की क्रिया से एक हमको गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है। उस गाढ़े द्रव को हम कहते हैं विस्कोस। जब विस्कोस को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर होके गुजारा जाता है, अर्थात उसके सूक्ष्म छिद्रों में होके गुजारा जाता है किसी जालीनुमा संरचना से, तो हमको मुलायम और लंबे रेसे प्राप्त होते हैं। ये रेसे काफ़ी चमकदार होते हैं और इनसे बना हुआ कपड़ा क्या होता है, जल्दी सूख जाता है और इसकी चमक भी खराब नहीं होती। इसको नोट कीजिए आप, इसके बाद में हम अगला पढ़ेंगे। तो पहला संश्लेषित रेशा कौन था, रेयॉन। इसको आप ये शॉर्टकट को जरूर लिख लेना, इसको नहीं भूलोगे जिससे, ठीक है। बाकी आपको शॉर्टकट है, ठीक है, इसको लिखो आप, फिर आगे चलेंगे। हाँ तो बेटा अब हम चलेंगे संश्लेषित रेशे के दूसरे प्रकार की ओर, और दूसरे प्रकार का नाम क्या है बेटा, वो है नायलॉन। क्या नाम है, नायलॉन। पहले रेशे का नाम क्या पड़ा, रेयॉन, और दूसरा क्या है, नायलॉन। देखो नायलॉन भी एक मानव निर्मित रेशा है, क्योंकि संश्लेषित रेशा है इसलिए क्या है, मानव निर्मित है, ठीक है। पहला रेयॉन, दूसरा नायलॉन। तो नायलॉन भी एक अन्य मानव निर्मित रेशा है और इसे 1931 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1931 में। जीके का क्वेश्चन है बेटा, जनरल नॉलेज का, सामान्य ज्ञान का, कि हमारे पास में नायलॉन को कब बनाया गया, 1931 में। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है कि नायलॉन को बिना प्राकृतिक कच्चे माल के बनाया गया। मतलब प्रकृति से ऐसा कोई कच्चा माल नहीं लिया गया ताकि उससे नायलॉन बनाया जा सके। मतलब बिना कच्चे माल की सहायता से, बिना प्राकृतिक कच्चे माल की सहायता से बनाया गया था। कृत्रिम कच्चा माल तो ले सकते हैं लेकिन प्राकृतिक कच्चा माल नहीं लिया। नायलॉन का निर्माण किससे होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि 10वीं क्लास में तो पूर्णतः ये बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा कि नायलॉन का निर्माण एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन के संयोग से होता है। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि हमारे पास में नायलॉन का निर्माण होता है एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन के संयोग से। मैंने शॉर्टकट लिख दिया है। ए का मतलब हो गया हमारे पास में एडिपिक अम्ल। ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब एडिपिक, ए का मतलब अम्ल, एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइअमीन के संयोग से क्या बनेगा, नायलॉन। तो एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन
दो कृत्रिम प्रकार के कच्चे माल हैं, प्राकृतिक प्रकार के नहीं, कृत्रिम प्रकार के कच्चे माल हैं, और इनकी सहायता से हमारे पास में नायलॉन का निर्माण होता है। ये समझ में आया कि एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, रिपीट कर बेटा, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन के संयोग से किसका निर्माण हुआ? नायलॉन का। किसका? नायलॉन का। रेयॉन में मैंने क्या काम में लिया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है ना, उससे विस्कोस बना था, विस्कोस को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के छोटे छिद्रों में होके निकाल लिया था। अब नायलॉन के गुण क्या है कि इसको संश्लेषित रेशे को बनाया तो हमको कोई तो भाई इसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, तो भाई क्वालिटी तो है। क्या क्वालिटी है? पहली बात तो प्रबल है, प्रबल का मतलब मजबूत है, प्रबल का मतलब मजबूत है। दूसरा प्रत्यास्थ, मतलब इसको कितना ही खींच लो टूटता नहीं है। और तीसरा लाइट है, हल्का है। तो प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का है, इसलिए पहला गुण तो ये है इसका कि एक तो मजबूत है, खींचने पर टूटता नहीं है और उठाने पे वजन भी नहीं लगेगा। दूसरा गुण है चमकीला है और आसानी से साफ हो जाता है। मतलब क्या है कि नायलॉन से बना हुआ कपड़ा या नायलॉन का रेशा चमकीला होता है, बहुत ही शाइनिंग देता है, और इससे जो कपड़ा बनता है उसको साफ करेंगे तो आराम से इजी वे में क्या होता है, वॉश हो जाता है, साफ हो जाता है। एक और चीज, प्रबल है मतलब मजबूत है, प्रत्यास्थ है मतलब खींच सकता है, टूटता नहीं है। तो प्रबल और प्रत्यास्थ होने के कारण इससे पैरासूट बनाए जाते हैं, क्योंकि पैरासूट उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर से जंप करना पड़ता है हमको, कई बार प्लेन से जंप करना पड़ता है, उतरना पड़ता है, तो उसकी रस्सियाँ क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए, तो इसलिए लचीली होनी चाहिए। तो ये लचीली और मजबूत कौन सी रस्सियाँ होती हैं? नायलॉन की, इसलिए पैरासूट बनाने में भी काम में लेते हैं इसको। चट्टानों पे पर्वतारोही चढ़ते हैं, वो हमारे पास चट्टानों की जो रस्सियाँ होती है चढ़ने के लिए, वो रस्सी भी किससे बनाई जाती है? नायलॉन से बनाई जाती है बेटा। लास्ट ये हमारे पास में हमने गुण इसके पढ़ लिए। नेक्स्ट है हमारे पास में कि गुण तो ये हैं, तो इसके उपयोग क्या है कि कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है नायलॉन? तो नायलॉन का जो उपयोग किया जाता है जुराब बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जुराब। लेकिन नायलॉन की जो जुराब पहनता है वो गर्म रहती है, सर्दियों के दिनों में पहननी चाहिए। इसके दांत साफ करने की ब्रश बनती है, नायलॉन के रेशे से दांत साफ करने की क्या बनती है बेटा? ब्रश बनती हैं। तंबू, जो परमानेंट घर नहीं होते, टेम्पररी घर कहीं भी लगा के उसको आश्रय ले लेते हैं, तंबू के जो पर्दे आते हैं ना ऊपर ढकते हैं, वो तंबू भी किससे बनाए जाते हैं? नायलॉन से। और शयन थैला मतलब स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग बैग जैसे कोई छोटा बच्चा है और टूर पे जा रहे हैं तो उस बच्चे को यहाँ लटका लेते हैं ना थैले से के अंदर, तो स्लीपिंग बैग होता है, वो भी किसका बनता है बेटा? नायलॉन का। और जो पर्दे होते हैं वो भी किसके बनते हैं? नायलॉन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन के संयोग से क्या बनते हैं? नायलॉन। नायलॉन के अंदर किसी प्रकार का प्राकृतिक कच्चा माल यूज नहीं किया जाता, कृत्रिम कच्चा माल यूज किया जाता है। प्राकृतिक नहीं किया जाता, कृत्रिम किया जाता है। ठीक है, अब इसको नोट करो, आगे फिर पढ़ाएंगे हम। हाँ तो बेटा अब हम चलेंगे तीसरे प्रकार के संश्लेषित रेशे की तरफ, जिसका नाम है पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। पॉलीएस्टर भी क्या होता है? कृत्रिम रेशा होता है, जो इसके जो पॉलीएस्टर के जो रेशे होते हैं, इससे जो बने कपड़े होते हैं, इनमें सिलवटें नहीं आती, सिलवट नहीं पड़ती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पॉलीएस्टर जो कृत्रिम रेशा होता है, इससे बने कपड़ों में सिलवटें नहीं आती हैं। ठीक है, यह रेशा सपाट होता है, मतलब इसमें कोई भी उलझन नहीं होती, उलझता नहीं है, ये एकदम सपाट होता है और आसानी से हमारे पास में ये घुल जाता है। किसी भी चीज़ में घोलोगे आसानी से घुल जाएगा और साफ बाहर निकालोगे एकदम सीधा निकल जाएगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, मतलब तुमसे कोई पूछ सकता है कि एक पॉलिस्टर का उदाहरण दीजिए, तो एक पॉलिस्टर कौन सा है? टेरिलीन। कौन सा है? टेरिलीन। ठीक है, मतलब पॉलिस्टर एक क्या है? रेशा है, और इस रेशे का एक भाग कौन सा है? टेरिलीन।
और ये जो टेरिलिन है ये क्या है, पॉलिस्टर है, और इसके रेसे बहुत बारीक बारीक खींचे जाते हैं। एक और पॉलिस्टर है, उसका नाम है पेट, PET, पेट, ठीक है। ये भी एक पॉलिस्टर है, और जो अपनी बोतल आती हैं, तार आते हैं, बर्तन आते हैं, ये इसी के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को दिमाग में रखना है, 2 पॉलिस्टर के उदाहरण पूछ लेगा तो आप कौन कौन से बताओगे, टेरिलिन और पेट, टेरिलिन और पेट। टेरिलिन के धागे बहुत बारीक खींचे जाते हैं, और पेट का उपयोग किस में किया जाता है, बोतल, बर्तन और हमारे पास में तार बनाने में, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देखिएगा। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, एक्चुअल में गर्मी बहुत है और वीडियो ज़्यादा लंबी जा नहीं सकती, क्योंकि थोड़ा सपोकेट होता है अंदर से और खड़ा भी नहीं रहा जाता। तो आपको वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बेटा यहाँ तक, जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया वहाँ तक काम कंप्लीट रखिएगा प्लीज़। ये मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ तक पढ़ा दिया वहाँ तक काम कंप्लीट रखिएगा। अदरवाइज स्कूल ओपन होती है या मैं वहीं पे आता हूँ, डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क टिल डेट, ओके। सो वी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो नंबर 3, ठीक है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, वीडियो नंबर 3 में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो।